दोस्तों, कभी आपने सोचा है, इस बात पर सवाल उठाया है कि पाकिस्तान आखिर तरक्की क्यों नहीं करता? क्यों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान ऑलवेज रैंक्स एट द बॉटम? क्यों हमारे लोगों के पास नौकरियां नहीं है, इकोनॉमी सही नहीं है, लोगों के गुडविल के ऊपर काम नहीं होता? आज की बजट की इस वीडियो में मैं आपको नंबर्स के जरिए इस सवाल का जवाब दे दूंगा। 2026-27 का बजट आ गया है और हमेशा की तरह गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एक अवाम दोस्त बजट है। कुछ टैक्स रिलीफ दिया गया है, कुछ सैलरी को बढ़ाया गया है, लेकिन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर आज भी वही पुराना है। अवाम खुश हो रही है कि तनख्वाह के ऊपर टैक्स थोड़ा कम देना पड़ेगा, सैलरी थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन याद रखें दोस्तों, एक कमाल के मुस्लिम फिलोसोफर थे जिनका नाम था अल राजी। उन्होंने कहा था कि दुनिया में ना दो तरह के सच होते हैं। एक सच होता है बेवकूफ लोगों के लिए, जो सिर्फ सुपरफिशियली यानी कि सतही तौर पे चीजों को समझते हैं। और दूसरा जो असल सच होता है ना, वो अक्लमंद और इंटेलिजेंट लोगों के लिए होता है, जो चीजों की गहराई में जाके असलियत को पहचानते हैं। मैंने हमेशा अलराजी के इसी सच के तलाश की आप लोगों को तलकीन की है। ये टैक्स रिलीफ वगैरह सब सतही बातें हैं। जरा देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ आखिर मसला क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। देखिए दोस्तों, आपने सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी को जज करना है कि वो कैसी है, तो सबसे पहले आप उसका जीडीपी ग्रोथ रेट देखते हैं। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बेसिकली किसी भी कौम की मजमूई पैदावार को दिखाता है। इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों शामिल हैं। जीडीपी से पता यह लगता है कि किसी भी मुल्क की मईशत या इकोनॉमी कितनी बड़ी है और कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। 2026 में पाकिस्तान का जीडीपी या इकोनॉमी साइज हो गया 452 बिलियन डॉलर्स, जो पिछले साल 408 बिलियन डॉलर था। यानी जीडीपी ग्रोथ रेट रहा 3.7%। बुक बडीज याद रखें कि अगर किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है तो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली 10 से 15 साल तक 6 से 7% से ऊपर होना चाहिए। इस साल फोकस तो ये थी कि 4% पे जीडीपी ग्रोथ रेट चला जाएगा, लेकिन वी स्टूड एट ओनली 3.7%। वैसे तो कंपैरिजन कोई नहीं बनता, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि सिंगापुर एक बहुत ही छोटा सा मुल्क है। सिर्फ 60 लाख की आबादी है। कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट्स की आबादी मिला दें तो सिंगापुर से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद सिंगापुर का जीडीपी है 580 बिलियन डॉलर्स, यानी पाकिस्तान से तकरीबन 130 अरब डॉलर ज्यादा। कहां 60 लाख की पॉपुलेशन और कहां 25 करोड़ की पॉपुलेशन। लिहाजा पाकिस्तान को अभी बहुत काम करना है अपनी जीडीपी ग्रोथ पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की। ये स्टैट हमें ये बताता है कि ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी शहरी साल में कितने पैसे कमाता है। पिछले साल जीडीपी पर कैपिटा था $1751, जो 2026 में हो गया है $1901। यानी कि ऑन एवरेज एक पाकिस्तानी शहरी साल में 5,32,280 रुपए कमाता है। इसको अगर मैं 12 से डिवाइड करूं तो महाना इनकम आ जाएगी, जो कि है 44,356 रुपए। यानी कि हम सब पाकिस्तानियों की ऑन एवरेज इनकम है सिर्फ और सिर्फ 44,000 रुपए महाना। इसका मतलब यह है कि अभी भी पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। कंपैरेटिवली इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा है $2,800, जिसको अगर आप पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो ये महाना बनते हैं 65,000 रुपए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात की जाए तो मई 2026 तक ये थे 17.2 बिलियन डॉलर्स, जो पिछले साल जून में थे 12.7 बिलियन डॉलर्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ग्रोथ तो आई है, लेकिन ये ग्रोथ बहुत कम है। देखिए दोस्तों, इंडिया रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से तकरीबन 4 गुना बड़ा है और आबादी के लिहाज से ऑलमोस्ट 6 गुना। ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान से बहुत बड़ा है इन टर्म्स ऑफ साइज, लेकिन उसके बावजूद इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो इस वक्त 680 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर हम पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इस स्टैट के हिसाब से एडजस्ट भी कर लेना, तो फिर भी पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते तब हैं जब किसी भी मुल्क की इंपोर्ट कम होती है और एक्सपोर्ट ज्यादा होती है। जब आप अपने मुल्क से गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो बाहर से डॉलर्स आते हैं आपके मुल्क के अंदर, और जब आप अपने मुल्क में कोई भी फॉरेन गुड इंपोर्ट करते हैं तो आपको डॉलर्स देने पड़ते हैं। जितनी भी किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट तगड़ी होती है, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उतने ही ज्यादा होते हैं। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आज भी 35 अरब डॉलर से ज्यादा की नहीं है, जबकि कंपैरेटिवली इंडिया की एक्सपोर्ट वाज 860 बिलियन डॉलर्स। चले मैं कहता हूं इंडिया पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा मुल्क है। इसके बावजूद अगर हम इसको एडजस्ट करें तो पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स बनती है 140 बिलियन डॉलर्स। लुक एट द गैप। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में लोकल इंडस्ट्री को थ्राइव ही नहीं करवाया गया। आईटी एक्सपोर्ट्स भी तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई हैं, लेकिन जब आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया की सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो वो तकरीबन 220 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी हैं। पूरी दुनिया को इंडिया सॉफ्टवेयर बेचता है, आईटी सर्विसेज बेचता है, जिसकी वजह से उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। हमारे मुल्क में लोगों को रोटी कपड़ा मकान के लारे लप्पे से निकाला जाए तो फिर हम इंटरनेट की बातें करें, आईटी एक्सपोर्ट्स की बातें करें। एनीवेज, ये तो थी मोटी मोटी इकोनॉमी की सिचुएशन।
अब जरा बजट पर आते हैं, जिसके बाद आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फोरकास्ट ये किया है कि 2026-27 में वो तकरीबन 18,771 अरब रुपए खर्च करेगी। लेकिन ये खर्चा होगा कहाँ पे? क्या आवाम के लिए पार्क्स बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगी, यूनिवर्सिटीज बनेंगी, रिसर्च सेंटर्स बनेंगे? लेट्स सी कि ये खर्चा होगा कहाँ पे। तो जनाब जरा तैयार हो जाएं, क्योंकि आप लोगों के होश एक दफा फिर उड़ने वाले हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्चा जानते हैं आप क्या है? वो है कर्जे की वापसी, यानी कि डेट सर्विसिंग। ये जो 18,771 का खर्चा है, इसमें से तकरीबन 8,054 रुपए डेट सर्विसिंग में जाएंगे, यानी कि 8,054 बिलियन। यानी कि फेडरल बजट का तकरीबन 43% सिर्फ कर्जे की वापसी में निकल जाएगा। अगला सबसे बड़ा खर्चा है फौज का, यानी कि डिफेंस बजट का, जो कि है तकरीबन 3,000 अरब। ये पिछले साल से तकरीबन 450 अरब बढ़ा है, जो कि बनता है 17.7%। सो टोटल बजट का 43% गया डेट सर्विसिंग में, यानी कि कर्जे की वापसी में, और 16% गया डिफेंस सर्विसेज के पास। आगे बढ़े तो पेंशन के ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट खर्चा करेगी 1,170 अरब रुपए, जो कि बजट का बनता है तकरीबन 6%। ये भी याद रखें कि ये जो 1,170 अरब रुपए की पेंशन है, इसमें तकरीबन 822 अरब रुपए जाएंगे मिलिट्री पेंशन में और 272 अरब रुपए जाएंगे सिविलियन पेंशन में। सो पेंशन के अंदर भी मिलिट्री की डोमिनेशन है। सब्सिडी का बजट इस साल कम कर दिया गया है पिछले साल से, यानी कि अवाम के बेनिफिट में कमी। इस साल तकरीबन 1,000 अरब की सब्सिडी पाकिस्तान की गवर्नमेंट देगी, जो टोटल बजट का 5% बनता है। इस साल सिर्फ सिविलियन गवर्नमेंट को चलाने का खर्चा तकरीबन 1100 अरब है, टू बी एग्जैक्ट 1.07 ट्रिलियन। ये भी बजट का तकरीबन 6% बनता है। अब जरा तैयार हो जाए, मैं आपको रिवाइज करने लगा हूं, जिसके बाद सारी सिचुएशन आपको समझ आ जाएगी। टोटल बजट का 43% जाएगा कर्जे की वापसी पे, 16% मिलेगा मिलिट्री को, 6% की दी जाएंगी पेंशन, 5% की मिलेगी सब्सिडी और 6% है गवर्नमेंट का एक्सपेंस। इन सब को अगर आप टोटल करें तो ये बनता है 76%, यानी कि 76%। अब जरा मेरे प्यारे दोस्तों मेरी बात समझिएगा, बहुत ही सादा बात है लेकिन समझने वाली बात है। समझे, आपकी घर की टोटल इनकम है सिर्फ 100 रुपए। इसमें से जैसे ये इनकम आपके घर में आती है, 76 रुपए कोई ले जाता है। इन 76 रुपए का आपकी घर की गुडविल से, आपकी घर की प्रोग्रेस से, आपकी घर की डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपना 100 रुपए का बजट बनाती है, तो उसमें से 76 रुपए वैसे ही निकल जाते हैं, जिनका पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जो बाकी बचे हुए 24 रुपए, उससे आप जो मर्जी करते रहे, उससे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। पीएसडीपी यानी कि पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट 1,000 अरब रुपए खर्च करेगी, जो कि तकरीबन 5% बनता है। इसमें से आधे सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में चले जाएंगे, और जो बाकी पैसे बचेंगे उनकी टूटी हुई सड़कें और बोसीदा पानी की पाइपलाइंस बनाई जाएंगी। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है। ये तो मैंने खर्चे की बात की, असल बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की इनकम कितनी है, इसको भी जरा डीकोड कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको पूरी कहानी बखूबी समझ आ जाएगी। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट की इनकम के ना 3 मेजर एवेन्यूज है: डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज। डायरेक्ट टैक्सेस में जो रेवेन्यू फोरकास्ट किया गया है वो है 7,613 अरब रुपए। इनडायरेक्ट टैक्सेस में ये अमाउंट है 7,651 रुपए, और नॉन टैक्स रेवेन्यूज में पाकिस्तान की गवर्नमेंट कमाएगी 5,336 रुपए। सूबों से जो सरप्लस पैसे आएंगे जो उन्होंने खर्च नहीं किए, वो हैं 1,794 अरब रुपए। अब इन चारों अमाउंट्स का जरा टोटल करते हैं। 7,613 जमा 7,651 जमा 5,336 जमा 1,794। तो दोस्तों ये बन गए 22,394 अरब रुपए। अब इस 22,394 अरब रुपए के रेवेन्यू में से 8,848 अरब रुपए गवर्नमेंट देगी प्रोविंसेस को अंडर एनएफसी अवार्ड। तो जब आप इस नंबर को माइनस करेंगे तो गवर्नमेंट के पास कुल रह जाएंगे 13,546 अरब रुपए। मैंने आपको खर्चे का एस्टिमेट कितना बताया था? 18,771 अरब रुपए। यानी कि गवर्नमेंट की इनकम कम है और खर्चे ज्यादा हैं। लिहाजा जब 13,546 में से आप 18,771 अरब रुपए का खर्चा माइनस करेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का जो बजट डेफिसिट है वो है दरअसल 5,225 अरब रुपए। अब ये जो डेल्टा है, ये जो गैप है 5,225 अरब रुपए का, ये कहां से आएगा? ये दोस्तों आएगा मजीद कर्जों से। सो अब आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि पाकिस्तान दरअसल चल रहा है कर्जों के ऊपर। कर्जे को देने के लिए मजीद कर्जे लिए जाते हैं, और इसी विशियस साइकिल के अंदर पाकिस्तान पिछले कई सालों से फंसा हुआ है। इस साल गवर्नमेंट ने फोरकास्ट किया है कि वो तकरीबन 23.4 अरब डॉलर के कर्जे लेगी। अब आप सोच लें कि कोई घर अगर कर्जों के ऊपर ही चल रहा हो, तो फिर उस घर में क्या खुशहाली आएगी, क्या लोग पढ़ेंगे, क्या लोगों का इलाज होगा।
इसीलिए मैंने दोस्तों आपको वो अलराजी वाली बात कही थी कि असल सच की तलाश में रहे। यही पाकिस्तान की इकोनॉमी का असल सच है। ये टैक्स वगैरह और 5-10%, 15% इनकम बढ़ाने से, सैलरी बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जब तक स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगे ना, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी किताब 100 में ये बातें बहुत ही डिटेल में लिखी हुई हैं कि पाकिस्तान को अपनी कोर्स करेक्शन कैसे करनी है। इस बुक का जो पार्ट 2 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करता है गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के बारे में। इसका जो चैप्टर 18 है वो बात करता है फ्रॉम अ सिक्योरिटी स्टेट टू अ वेलफेयर स्टेट। पाकिस्तानी लोग कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, हमें कभी भी अच्छे अस्पताल, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम लोग अपनी सिक्योरिटी स्टेट के इमेज को खत्म नहीं करते। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ग्लोबली अपना परसेप्शन चेंज करे। मैं ये नहीं कह रहा कि मिलिट्री के ऊपर स्पेंड ना करें, लेकिन इसको रैशनलाइज करें। इसी किताब के चैप्टर 31 में मैंने लिखा है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ कॉर्डियल रिलेशंस डेवलप करने चाहिए। देखें दोस्तों, जापान और कोरिया साला साल लड़ते रहे, इसी तरह जर्मनी यूरोप से भिड़ता रहा, अमेरिका से भिड़ता रहा। इन सब मुल्कों की इकोनॉमीज थ्राइव कर रही हैं और लोगों की लिविंग कंडीशंस बेहतर हुई हैं। पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिनकी रिक्वायरमेंट दुनिया को है, और हम लोग बेहतरीन तरीके से, सबसे बेस्ट तरीके से दुनिया को वो चीजें पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान में रिच और पुअर का गैप भी बहुत ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिल्कुल नहीं है। मैंने अपनी इस किताब 100 में लिखा है कि पाकिस्तान की 10% पॉपुलेशन मुल्क की 60% वेल्थ को कंट्रोल करती है। इस वेल्थ को किस तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में भी मैंने इस किताब में जिक्र किया है। मजीद ये कि पाकिस्तान में पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए एक ऐसा टिकिंग टाइम बॉम्ब है विच विल कीप ऑन ईटिंग ऑन आवर रिसोर्सेज। इस किताब के अंदर मैंने 2 चाइल्ड पॉलिसी को प्रपोज किया है। पाकिस्तान को इसको अपनाना पड़ेगा, और अगर किसी शख्स ने तीसरा बच्चा पैदा करना है तो वो स्टेट किटी में 10 लाख रुपए जमा करवाएगा। ओनली देन विल ही बी अलाउड टू हैव द थर्ड चाइल्ड। ये बातें डिबेटेबल हैं और इन पे डिबेट होनी भी चाहिए, बट एटलीस्ट इट्स अ न्यू टेंजेंट ऑफ थिंकिंग। दोस्तों, मेरी ये जो बुक है 100, बेसिकली इसमें मैंने पाकिस्तान को 100 रिकमेंडेशंस दी हैं, प्रपोजल्स दिए हैं, जो पाकिस्तान को फॉलो करनी चाहिए बिफोर इट टर्न्स 100 इन 2047। इसके अंदर मैंने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की है, कल्चरल, मॉरल, सोशल और इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस किया है। मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की लीडरशिप को, पाकिस्तान की मिलिट्री को जरूर पढ़ना चाहिए। मेरी सर्विसेज हमेशा अवेलेबल हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए। आई विश द बेस्ट फॉर ऑल द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये बजट तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों की गुडविल को सबसे ऊपर रखा जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।